सन 1943 यानी कि 1943 में जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था, भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे, तब लाहौर में, जो कि आज पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटीज़ काउंट की जाती है, लाहौर में एक कॉन्सर्ट होना था, म्यूज़िक कॉन्सर्ट। शाम का वक्त था 4-5 बजे। जो म्यूज़िक कॉन्सर्ट के लीड आर्टिस्ट थे, उनको आने में थोड़ी सी देरी हो गई। उस समय का बहुत बड़ा नाम था, जिस आर्टिस्ट को परफॉर्म करना था, उनको आने में थोड़ी सी देरी हो गई। जिस हॉल में, जिस ऑडिटोरियम में हज़ारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी उस आर्टिस्ट को सुनने के लिए, वो भीड़ अब उत्सुक हो रही थी, अनसेटिस्फाइड हो रही थी आर्टिस्ट के लेट होने से। दूसरा, हॉल की बिजली भी चली गई थी, माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा था, इलेक्ट्रिक कट हो गया था, तो लोग बेकाबू होते जा रहे थे। ऐसे में भीड़ को संभालने के लिए एक 13 साल का बच्चा स्टेज पे चढ़ा। उसने बिना माइक के सिंपल नॉर्मली स्टेज पे चढ़कर गाना गाना शुरू कर दिया। पहले लोगों का ध्यान नहीं गया, फिर 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद जैसे जैसे लोगों ने उसकी तरफ सुनना शुरू किया, तो अगले चंद मिनटों के अंदर पूरा हॉल शांत हो गया और हज़ारों लोग पूरी एकाग्रता से, पूरे ध्यान से मदमस्त होकर उस बच्चे को सुनने लगे। 13 साल का वो बच्चा जो लाहौर में हज़ारों लोगों की भीड़ के सामने एक लीड प्राइम टाइम आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट को अपना कॉन्सर्ट बना गया, उसका नाम आज मोहम्मद रफ़ी है, या यूँ कहिए कि मोहम्मद रफ़ी साहब है। और वो प्राइम टाइम आर्टिस्ट जिसका वो कॉन्सर्ट था, उनका नाम है के.एल. सहगल। के.एल. सहगल अपने समय के बेहद बड़े गायक रहे, बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट रहे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी ने अपने करियर की शुरुआत उन्हीं के एक कॉन्सर्ट से कर दी। बहारों फूल बरसाओ। मोहम्मद रफ़ी की लाइफ से जुड़ी हुई ऐसी एक कहानियाँ नहीं है, बेहद सी कहानियाँ आपने सुनी होंगी। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर पढ़ी होगी, वो है वो फ़कीर की कहानी। जो फ़कीर मोहम्मद रफ़ी के सामने रोज़ गाना गा के आता था और मोहम्मद रफ़ी उसको फॉलो करते थे और उस गाने को दोहराते थे। और एक दिन खुश होकर उस फ़कीर के मुंह से कुछ शब्द निकले कि ये बच्चा एक दिन दुनिया पर राज करेगा, और वैसा ही हुआ। बॉलीवुड में मोहम्मद रफ़ी ने एक दिन अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि बॉलीवुड का बड़े से बड़ा आर्टिस्ट उनके साथ काम करने को तरसने लगा। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 1924 में कोटला सुल्तान सिंह, पंजाब में हुआ। पंजाब तब भी भारत का ही हिस्सा था, आज भी भारत का ही हिस्सा है। 1924 में मोहम्मद रफ़ी का जन्म हुआ। उसके बाद आपको फ़कीर वाली कहानी पता ही है कि मोहम्मद रफ़ी के घर के पास एक फ़कीर आया करते थे जो गाने गाते थे। मोहम्मद रफ़ी उनके गानों को दोहराते थे और वहीं से उनका गानों में इंटरेस्ट, दिलचस्पी बढ़नी शुरू हुई। उसको देखते हुए उनके घर वालों ने उनको शिक्षा यानी कि गानों का प्रशिक्षण लेने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए सिंगिंग की लाहौर की तरफ भेज दिया। लाहौर में गए तो 13 साल की उम्र में वो कॉन्सर्ट हुआ जहाँ पे के.एल. सहगल ने उनको नोटिस कर लिया और मुंबई आने का उनको न्योता दिया। और उनके बहुत से दोस्तों ने, बहुत से जानकारों ने इस बात को लेकर कहा कि आपको मुंबई जाना चाहिए। उसके बाद 1944 में पहली बार मोहम्मद रफ़ी ने मुंबई की धरती पर कदम रखा। भेंडी बाज़ार में मुंबई में जाकर 10 बाय 10 फीट के कमरे में रहना शुरू किया। किराया उस समय के हिसाब से ठीक ठाक हुआ करता था, आज के हिसाब से तो ना के बराबर। भेंडी बाज़ार में मोहम्मद रफ़ी रहने लगे। ज़्यादा काम शुरुआत में मिला नहीं, मोहम्मद रफ़ी को निराशा भी मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मोहम्मद रफ़ी का ऑफिशियली तो बॉलीवुड में पहला गाना तो बाद में आया था, लेकिन उससे पहले मोहम्मद रफ़ी का पंजाबी इंडस्ट्री में एक गाना आ चुका था, आजा माही तेरी याद सताए। वो गाना ऑलरेडी उन्होंने निकाल दिया था, प्रॉपरली रिकॉर्डेड गाना था। उसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका दूसरा गाना आया था बाद में। लेकिन बॉलीवुड में ऑफिशियल नोट पे इनका पहला गाना, जो कि डुएट गाना था जी.एम. दुरानी के साथ, एक सिंगल गाना नहीं था, 2 लोगों ने मिलकर गाना गाया था। दूसरे सिंगर जी.एम. दुरानी थे, उनके साथ इन्होंने फिल्म गोरी का गाँव के लिए गाना गाया था, जिसका नाम था अजी दिल हो काबू में तो बाबू की ऐसी की तैसी।
काफ़ी अच्छा गाना था, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको पसंद भी किया था। जीएम दुरानी के साथ ये गाना आया और इसके बाद से मोहम्मद रफ़ी ने बॉलीवुड पे अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी। नौशाद जैसे बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स, केएल सहगल जैसे बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने इनके साथ काम करना पसंद किया और वो इनके फेवरेट भी बन गए। 1944 से 1950 तक यानी कि अगले 6 सालों में ही मोहम्मद रफ़ी ने अपनी इतनी ज़्यादा पहचान बना ली थी कि पूरा देश उनको पसंद करता था, पूरे देश में उनका नाम था। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ जब 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई, तो पूरा देश शोक की लहर से गुज़र रहा था। लेकिन मोहम्मद रफ़ी ने एक गाना लिखा और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को एक श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने के लिए मोहम्मद रफ़ी को अपने बंगले पे बुलाया। जवाहरलाल नेहरू का बंगला, जो त्रिमूर्ति भवन जिसको आज हम जानते हैं दिल्ली में, वहाँ पर बुलाया और मोहम्मद रफ़ी को गाना गाने के लिए कहा ताकि पूरा देश उसको सुन सके और सब लोगों तक वो गाना पहुँचे और बापू को एक श्रद्धांजलि दी जा सके। इसके बाद 15 अगस्त के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद रफ़ी को सिल्वर मेडल भी दिया। तो आप अंदाज़ा लगाइए इनकी लोकप्रियता का कि बॉलीवुड में कदम रखने के 4 साल बाद ही इतने ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे कि देश के प्रधानमंत्री ने इनको अपने घर बुलाया और इनसे स्पेशली गाना गवाया ताकि बापू को श्रद्धांजलि दी जाए। उसके बाद इनको सिल्वर मेडल भी दिया गया। और अवार्ड्स की टैली में ये सिल्वर मेडल एकमात्र अवार्ड नहीं था। पद्मश्री, फिल्म फेयर अवार्ड 6 बार नहीं करते थे, सिर्फ स्टूडियो और स्टूडियो से घर। ये उनका पूरे बॉलीवुड लाइफ टाइम का, उनका करियर का पूरे दिन का यही शेड्यूल रहता था। वो किसी तरह की कोई पार्टी अटेंड नहीं करते थे। ये बड़ी दिलचस्प बात थी उनको लेकर और सेम उन्होंने अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही किया। उनको भी इसी तरीके से पढ़ाया गया, उनको भी इस तरीके से तालीम दी गई कि वो भी अपने कला को इसी तरीके से संभाल के रखें और एक सुशील सहज जीवन बिताएं। मोहम्मद रफ़ी एक ऐसे गायक जो ना सिर्फ हिंदी बल्कि इंग्लिश, डच, फ्रेंच, क्रोएशिया जैसी कंट्रीज़ की नेशनल लैंग्वेज में भी उतनी ही बेहतरीन तरीके से, उतने ही बेहतरीन अंदाज से गाते थे जितनी बेहतरीन उनकी आवाज़ हिंदी में थी। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो बॉलीवुड के इनएविटेबली दोबारा रिपीट ना होने वाले सिंगर हैं। और अब 1980 में 31 जुलाई के दिन रफ़ी साहब को हार्ट अटैक आया। मुंबई में अपने घर में मौजूद थे और हार्ट अटैक से उनका देहांत हुआ।